प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट थर्ड के सेकंड पॉलिटिकल साइंस के सेकंड पेपर में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संयुक्त राज्य अमेरिका एवं तृतीय विश्व द यूएसए एंड द थर्ड वर्ल्ड इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संयुक्त राज्य अमेरिका थर्ड वर्ल्ड की जहाँ तक बात है, थर्ड वर्ल्ड या तीसरी दुनिया, ये जो शब्दावली है और शब्दावली का एक बहुप्रचलित मुहावरा है। इसका प्रयोग सबसे पहले फ्रांसीसी लेखक अल्फ्रेड सोबी ने एक लेख में सन 1982 में किया था। सोबी के अनुसार तीसरी दुनिया उन अज्ञात और शोषित देशों का समूह है जिनको प्राय तिरस्कार की दृष्टि से देखा जाता है और जो कुछ बनकर दिखाना चाहते हैं, जिन्हें सोबी ने कहा है कि तीसरी दुनिया उन अज्ञात और शोषित देशों का समूह है जिन्हें प्राय तिरस्कार की दृष्टि से देखा जाता है और जो कुछ बनकर दिखाना चाहते हैं। प्रत्यक्षतः सोबी का संकेत उन अफ्रीकी एशियाई देशों की तरफ था जो सदियों तक उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद की जकड़ में थे और जो अब अपनी गरीबी और पिछड़ेपन से उबर कर आधुनिकता एवं संपन्नता की ओर बढ़ना चाहते हैं। मतलब कहने का ये हुआ कि सोबी के अनुसार जो तीसरी दुनिया है, तीसरी दुनिया का अल्फ्रेड सोबी ने सबसे पहले इसका प्रयोग किया 1952 में, और उन्होंने कहा कि ये तीसरी दुनिया जो है अज्ञात और शोषित देशों का समूह है जिन्हें प्राय तिरस्कार की दृष्टि से देखा जाता है, जिनको अनडेवलप्ड कहा जाता है, जो उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के जकड़ में थे। ऐसे देश जो अब अपनी गरीबी और पिछड़ेपन से उबर करके आधुनिकता एवं संपन्नता की ओर बढ़ना चाहते हैं। 1955 में बांडुंग में हुए अफ्रीकी एशियाई सम्मेलन के बाद इस विश्लेषण का प्रयोग यदाकदा होने लगा, खासकर चीन और चीन से प्रभावित कुछ अफ्रीकी एशियाई देशों में। तीसरी दुनिया शब्दांश से जो आज अर्थ निकाला जाता है, वह 1950 के अर्थ से एकदम भिन्न है। जब शीत युद्ध अपनी चरम सीमा पर था, तीसरी दुनिया का अर्थ उन तटस्थ और असंलग्न राष्ट्रों के झुंड से किया जाता था जो न तो पश्चिमी शक्तियों से प्रतिबद्ध थे और न ही साम्यवादी गुट से प्रतिबद्ध थे। अब यदि तीसरी दुनिया जो जैसे अभी मैंने बताया आपको कि ये 1950 के अर्थ से बिल्कुल भिन्न है। 1950 तक तो ये माना जाता था कि ये देश बहुत ही तिरस्कृत रूप से इन देशों को देखा जाता था और जहाँ विकास नहीं हुआ हो। 1950 के बाद में जब शीत युद्ध अपने बहुत ही चरम पर था, तो तीसरा विश्व उन देशों के लिए प्रयोग किया जाने लगा जो गुटनिरपेक्ष देश थे। ये गुटनिरपेक्ष देश वे देश थे जिनकी स्वतंत्र रीति नीति थी, किसी के पिछलग्गू नहीं थे, न तो वो पश्चिमी गुट में थे, न वो सोवियत संघ के गुट में थे, मतलब न तो वो पूंजीवादी गुट में थे न वो साम्यवादी गुट में थे। तो इस प्रकार से ये जो देश थे, ये देश एक स्वतंत्र रीति नीति का पालन करने वाले देश थे। इनको असंलग्न राष्ट्र कहा गया। आज तथाकथित इन तीसरी दुनिया के राष्ट्रों में कोई वैचारिक एकजुटता नहीं है जिससे किसी सामूहिक अवधारणा से उन्हें संबोधित किया जा सके। आज तो ये देश गरीबी और पिछड़ेपन के पर्यायवाची प्रतीत होते हैं।
जहाँ गरीबी हो, पिछड़ापन हो, वो एक तरीके से तीसरी दुनिया के देश हैं। अतः आज तीसरी दुनिया शब्द का प्रयोग विकासशील राष्ट्रों, डेवलपिंग नेशंस या अल्प विकसित राष्ट्रों, लेस डेवलप्ड कंट्रीज के लिए प्रयुक्त किया जाता है। संक्षेप में, जो विकासशील और अल्प विकसित राष्ट्र हैं उनके लिए इस शब्द का प्रयोग होता है। कतिपय विद्वान, कुछ विद्वानों का कहना यह भी है कि सोवियत संघ के विघटन और साम्यवाद के पतन के पश्चात थर्ड वर्ल्ड का मुहावरा अपनी सार्थकता खो चुका है। कुछ सीमा तक ये विचार ठीक है, तथापि पिछले परिप्रेक्ष्य में भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विशेष विश्लेषण तीसरी दुनिया के देशों के प्रसंग में करना एकदम सार रहित भी प्रतीत नहीं होता। जहाँ तीसरी दुनिया से हमारा स्पष्ट अभिप्राय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विकासशील देशों की भूमिका का विश्लेषण करना है। अर्थात थर्ड वर्ल्ड कौन से देश हैं? जो विकासशील देश हैं। तीसरे विश्व की अवधारणा, ये जो तीसरा विश्व की अवधारणा है, ये 20वीं शताब्दी के छठे दशक के आखिरी वर्षों में चीनी नेता माओ त्से-तुंग और उनके अनुयायियों ने अपनी 3 दुनियाओं की कल्पना प्रचारित की। माओ त्से-तुंग ने अपने 3 माओ त्से-तुंग और उसके अनुयायियों ने 3 दुनियाओं की कल्पना प्रचारित की। इस कल्पना के अनुसार पहली दुनिया में केवल 2 महाशक्तियाँ अमेरिका और सोवियत संघ है। दूसरी दुनिया उन देशों से मिलकर बनी है जिनका इन महाशक्तियों के साथ में सैनिक अथवा व्यापक गठबंधन है। और तीसरी दुनिया उन देशों का समूह है जो कच्चा माल पैदा करते हैं, जो बड़े देशों के उपनिवेश थे तथा आधुनिक औद्योगिकरण से बहुत दूर है। इस प्रकार इस परिभाषा के अनुसार सामान्यतः एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के क्षेत्र के वे नवोदित देश हैं, वे नवोदित देशी तीसरी दुनिया की वृद्धि में आते हैं जो सदियों तक उपनिवेशवादी शोषण के शिकार थे। अब माओ त्से-तुंग और उसके अनुयायियों ने 3 दुनियाओं की कल्पना की थी। उसमें पहली कल्पना है 2 महाशक्तियाँ अर्थात अमेरिका और सोवियत संघ। दूसरी दुनिया माओ त्से-तुंग और उसके अनुयायियों के अनुसार वो है जो इन महाशक्तियों के साथ में सैनिक और व्यापक गठबंधन जिन्होंने कर रखा है। और तीसरी दुनिया उन देशों का समूह है जो कच्चा माल पैदा करते हैं और ये देश अधिकांश कृषि पर निर्भर करते हैं। और इन देशों में एशिया और अफ्रीका के देश सम्मिलित हैं। तीसरे विश्व की अवधारणा को 2 रूपों में देखा गया। तीसरी दुनिया की अवधारणा को 2 रूपों में देखा गया। एक तो उन राष्ट्रों की समस्याएं एक जैसी है, द पैकेज ऑफ प्रॉब्लम्स दैट द होल वर्ल्ड थर्ड वर्ल्ड सीम टू फेस। एक तो इन सभी राष्ट्रों की समस्याएं एक जैसी है तथा संयुक्त राष्ट्र संघ में कतिपय मुद्दों पर मतदान करते समय इन राष्ट्रों में एकजुटता देखी गई है। द सीमिंग यूनिटी ऑफ द वर्ल्ड The seeming unity of the third world bloc within the United Nations General Assembly during vote on certain issues, खास तौर से उपनिवेशवाद विरोधी मुद्दों के बारे में। अल्जीरिया के लेखक हुए फेंटज फैनन। इन्होंने 1961 में अपनी जो कृति है, अपनी रचना है लेस डेमनेस डेल ट्रे में तीसरी दुनिया शब्द का प्रयोग किया, जिसका अंग्रेजी अनुवाद सन 1965 में द वर्चेड ऑफ द वर्ल्ड शीर्षक से प्रकाशित हुआ। यह वह समय था जब एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के नए नए राष्ट्रों का उदय हो रहा था, वो स्वतंत्र हो रहे थे। ऐसे राष्ट्र जो वर्षों से उपनिवेशवादी शोषण और विसंगतियों के शिकार थे, अपनी स्वतंत्रता की मांग और शोषण
विरोध के नारे पर संघर्ष कर रहे एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के इन राष्ट्रों को संबोधित करने के लिए फेनान ने तीसरी दुनिया शब्द का प्रयोग किया। तीसरी दुनिया शब्द का प्रयोग किसने किया? फेनान ने किया। फेनान ने पूंजीवादी जगत को पहली दुनिया और साम्यवादी जगत को दूसरी दुनिया का नाम दिया। तीसरी दुनिया को प्राय विकास के परिप्रेक्ष्य में परिभाषित किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है, जहाँ डेवलपमेंट की बात होती है तो तीसरी दुनिया को प्राय डेवलपमेंट या विकास के परिप्रेक्ष्य में परिभाषित किया जाता है। इरविंग हॉर्विज ने इसी परिप्रेक्ष्य में एक पुस्तक लिखी है जिसका शीर्षक था विकास की तीन दुनिया हैं, थ्री वर्ड्स ऑफ द डेवलपमेंट, थ्री वर्ड ऑफ डेवलपमेंट। ये प्रोफेसर इरविंग हेरोविज ने ये पुस्तक लिखी, विकास की तीन दुनियाएं। वे विकास की पहली दुनिया में पश्चिमी यूरोप तथा अमेरिका को लेते हैं। पहली बात, प्रोफेसर इरविंग हॉर्विज ये कहते हैं कि तीन दुनिया हैं, विकास की तीन दुनिया हैं। विकास की पहली दुनिया में पश्चिमी यूरोप और अमेरिका, पश्चिमी यूरोप और अमेरिका को लेते हैं। इस दुनिया की प्रमुख विशेषता यह है कि ये प्रतियोगी पूंजीवाद जिसने 16वीं शताब्दी से सामंतवाद को क्षीण करना आरंभ कर दिया था। 18वीं शताब्दी की औपचारिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति ने इसे प्रगतिशील विश्व के अभ्युदय में सहायता दी, जिसने सर्वत्र आधुनिकीकरण की छाप छोड़ दी। प्रोफेसर इरविंग हॉर्विज दूसरी दुनिया के अंतर्गत सोवियत संघ, उसके गुटीय राष्ट्रों को लेते हैं। जारों के शासनकाल में रूस की हालत आज के विकासशील राष्ट्रों के समतुल्य थी। 1917 की बोल्शेविक क्रांति से रूस को पूंजीवादी विकास मार्ग से विलग कर दिया, उसे नियोजित केंद्रीयभूत विकास से ढांचे में ढाल दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरे यूरोप के राष्ट्रों में सोवियत संघ के राजनीतिक आर्थिक मॉडल को अपना लिया गया तथा चीन ने भी थोड़े बहुत परिवर्तन रूप में इसी मॉडल को वरीयता दी। तीसरी दुनिया, प्रोफेसर इरविंग हॉर्विज के अनुसार तीसरी दुनिया एक नूतन तथ्य है। ये वे राष्ट्र हैं जो सदियों की उपनिवेशवादी गुलामी से मुक्त हुए हैं, अर्थात ये वे राष्ट्र हैं जो कभी परतंत्र थे और सदियों की गुलामी के बाद में ये स्वतंत्र हुए हैं और विकास के किसी मार्ग की खोज में हैं। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कई राष्ट्रों की विकास की समस्याएं लगभग एक समान हैं, अतः उनमें समस्याओं और ध्येयों की जुड़ता की प्रवृत्ति पाई जाती है। उनका ध्येय विकास है। अपने विकास हेतु वे पहले और तीसरी दुनिया के देशों में विचारधाराएं, राजनीति और अर्थनीति उधार लेने में नहीं हिचकिचाते, किंतु पूर्व एवं पश्चिम के शीत युद्ध में ऐसा लग्न रहना चाहते हैं। तो इस प्रकार से प्रोफेसर इरविंग हेरोविज ने तीन दुनियाओं की बात की। इन तीन दुनियाओं में पहली दुनिया पश्चिमी यूरोप और अमेरिका को लेते हैं और इस दुनिया की प्रमुख विशेषता है प्रतियोगी पूंजीवाद। प्रोफेसर हॉर्विज ने दूसरी दुनिया के अंतर्गत सोवियत संघ और उसके गुटवीय राष्ट्रों को लेते हैं और प्रोफेसर इरविंग हेरोविज ने तीसरी दुनिया में वे देश आते हैं जो न तो आर्थिक दृष्टि से विकसित पूंजीवादी व्यवस्था वाले देशों में शामिल हैं और न पूर्णतः नियोजनबद्ध सामाजिक देशों की श्रेणी में आते हैं। थर्ड वर्ल्ड क्वार्टरली लंदन में इसी कल्पना को पेश किया।
लगभग 135 अफ्रीकी देशों, एशिया अफ्रीकी देशों की श्रेणी, लगभग 135 अफ्रीकी एशियाई देश इस श्रेणी में आते हैं। दक्षिण अमेरिकी देश अपने को सामूहिक रूप से तीसरी दुनिया कहते हैं। तीसरे विश्व की अवधारणा एवं मानसिक अवधारणा, तीसरी दुनिया की अवधारणा एवं मानसिक अवधारणा न कि कोई ठोस राजनीतिक इकाई, वैसे तो कहने का मतलब ये कि तीसरे विश्व की अवधारणा एक मानसिक अवधारणा है, न कि कोई ठोस राजनीतिक इकाई है। वैसे तो संयुक्त राष्ट्र संघ और उसके बाहर सामूहिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए अनेक बैठकें आयोजित की गई, किंतु अभी तक तीसरे विश्व की कोई राजनीतिक इकाई अस्तित्व में नहीं है। लेस्टर आर ब्राउन ने लिखा है, लेस्टर आर ब्राउन क्या लिखते हैं, तीसरे विश्व युद्ध के बाद एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के निर्धन या अल्प विकसित राष्ट्रों को सम्मिलित रूप से तीसरी दुनिया का कहा गया है, किंतु आज ये शब्द अपना महत्व खोते जा रहा है। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिकी देश आज निर्धनता के स्तर पर नहीं पहुंच रहे हैं। इनमें बहुत से राष्ट्रों ने आर्थिक और सामाजिक मोर्चों पर सफलता हासिल की है। तथाकथित तीसरे दुनिया के देशों में पिछले 2 दशकों में उल्लेखनीय आर्थिक विकास हुआ, चाहे इसका कारण तेल के निर्यात ही क्यों न रहा हो। इस विकास की दौड़ में अल्पसंख्यक देश पिछड़ गए हैं और अब इन्हें चौथी दुनिया कहा जाने लगा है। चौथी दुनिया क्या है? तथाकथित तीसरी दुनिया के कुछ देशों में पिछले 2 दशकों में उल्लेखनीय आर्थिक विकास हुआ, चाहे इसका कारण तेल निर्यात ही क्यों न रहा हो। इससे विकास के दौड़ में अल्पसंख्यक देश पिछड़ गए और अब उन्हें चौथी दुनिया कहा जाने लगा। चौथी दुनिया के देश आर्थिक और राजनीतिक संकट के भयावह दौर से गुजर रहे हैं। जनसंख्या विस्फोट, भुखमरी, आर्थिक विकास की धीमी रफ्तार, आर्थिक स्रोतों के अभाव में चौथी दुनिया के देशों के लिए तीसरी दुनिया के देशों का स्तर भी प्राप्त करना बड़ा मुश्किल लगता है। कतिपय विश्लेषकों का मत है कि यदि ऊर्जा संकट तथा खाद्य संकट की वर्तमान प्रवृत्ति इसी बनी रही तो चौथी दुनिया के राष्ट्रों के लिए अस्तित्व का संकट उत्पन्न हो जाएगा। सातवें दशक के प्रारंभ में संयुक्त राष्ट्र दस्तावेजों में विश्व को 3 भागों में बांटा गया: विकसित, निजी अर्थव्यवस्थाएं, केंद्रीयकृत नियोजित अर्थव्यवस्थाएं एवं प्राथमिक माल उत्पादक विकासशील अर्थव्यवस्थाएं। तीसरी दुनिया को कच्चा माल उत्पादित करने वाली ऐसी अर्थव्यवस्था के रूप में देखा गया जिनमें निम्न औद्योगिकरण हुआ है, विकास दर कम है, प्रथम और द्वितीय विश्व की अर्थव्यवस्थाओं पर आश्रित है। इस प्रकार तीसरी दुनिया को आर्थिक परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया। डॉक्टर शिशिर गुप्ता के अनुसार तीसरे विश्व के देशों को सामान्य विशेषता है निर्धनता, अस्थिरता, नयापन, अश्वेत तथा दुर्बलता। प्राय विकसित देश धन और खुशहाली के टापू बनते जा रहे हैं। लेकिन विकासशील देश गरीब और दुखों की डगर पर ही खड़े हैं। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की नवीनतम रिपोर्ट देखें तो पाते हैं कि विकासशील देशों में बढ़ती जनसंख्या, कुपोषण, प्रदूषण तथा सामाजिक आर्थिक समस्याओं का कारण बनती जा रही है। तो इस प्रकार ये तीसरी दुनिया के देश हैं, तीसरे विश्व की अवधारणा है। अब हम तीसरे विश्व के देशों की जो विशेषताएं हैं उसका हम लोग क्रमशः बताएंगे। तीसरे विश्व के देशों की क्या समस्या है? ये जो तीसरे विश्व के देश हैं ये 4.4 अरब लोग विकासशील देशों में रह रहे हैं। इस जनसंख्या के 1/4
को जीवन की आधारभूत आवश्यकताएं जैसे शौचालय की सुविधा नहीं है, लगभग 1/3 के लगभग साफ पीने का पानी नहीं है, 1/4 के पास रहने के लिए मकान नहीं है, 5वें हिस्से के पास चिकित्सीय सुविधाएँ नहीं है, 5वें हिस्से के बच्चे 5वीं कक्षा से अधिक पढ़ नहीं पाते हैं और इतने ही भूखे, नंगे और भूखे रहते हैं। अतः तीसरी विश्व के देशों की सामान्य विशेषता है विकास के लिए संघर्ष, किंतु इस आम विशेषता के अतिरिक्त अन्य कई विशेषताएं भी दिखाई देती हैं, जिसमें पहला है जीविकोपार्जित कृषि एवं बागवानी प्रधान अर्थव्यवस्था। ये जो जीविकोपार्जन कृषि और बागवानी प्रधान अर्थव्यवस्था है, ये तीसरे विश्व देशों की प्रमुख विशेषता है। ये तकनीकी ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के अभाव में तीसरी दुनिया के अल्पविकसित देश अधिकांश कृषि पर निर्भर हैं। अतः कृषि व्यवसाय नहीं बल्कि जीविकोपार्जन या बागवानी पर आधारित है। बढ़ती जनसंख्या का दबाव या कच्चे माल के निर्यात में भी कसक लगे हैं। विश्व जनसंख्या में 1.3 बिलियन कृषि पर निर्भर है, जिनमें 1 बिलियन इन्हीं देशों में है। दूसरा पॉइंट है निर्यातों पर आश्रित। इन देशों की अर्थव्यवस्था निर्यात पर आश्रित है। अधिकांश कच्चे माल का निर्यात करते हैं और पक्के माल का एक तरीके से आयात करते हैं। ये कच्चे माल के बदले पक्का माल लेते हैं। तीसरी दुनिया के देश अपने निर्यातों पर अधिक निर्भर हैं। इन्हीं अल्पविकसित देशों में निर्यात का राष्ट्रीय आय से अनुपात 20% है। ये समस्या तब और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है जब निर्यातक देश 1 या 2 ही वस्तुओं का निर्यात करते हैं। मिस्र, इंडोनेशिया, मलाया, श्रीलंका, अफ्रीकन क्षेत्र, लैटिन अमेरिका आदि सभी तीसरी दुनिया के देश हैं जो 1 या 2 वस्तुओं के निर्यात से ही अधिकांश विदेशी मुद्रा अर्जित करते हैं। तीसरा पॉइंट है असंतुलित घटक। असंतुलित घटक उत्पादन में पूर्ण घटकों की गतिशीलता के कारण एक उद्योग से दूसरे उद्योग में सीमांत प्रतिफल समान रहता है। गतिशील अर्थव्यवस्था में साधनों का अधिकतम उपयोग उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए मिल जाता है। चौथा है जनसंख्या वृद्धि। इन विकासशील देशों में जनाधिक्य तथा जनसंख्या वृद्धि दर विकासशील देशों की अपेक्षा अधिक है। अस्थिर राजनीतिक व्यवस्था है। तीसरी विश्व के देशों में लोकतंत्र अभी तक अमानवीय तीसरे विश्व के देशों में लोकतंत्र अभी तक अस्थायित्व के दौर से गुजर रहा है। इन देशों में राजनीतिक प्रक्रियाएं संक्रमण के दौर में होने के कारण संविधानों में लोकतंत्र के आधार सुनिश्चित नहीं हो पाए हैं। अगला है करिश्मावादी नेतृत्व। इन देशों में जो नेतृत्व उभरा है, इन देशों के जो करिश्मावादी नेतृत्व है और इसने राष्ट्रीय आंदोलनों के लंबे कालों में ऐसे देवतुल्य नेता जनमानस में समा गए। इस कारण स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ऐसे नेताओं के कार्यपालिका अध्यक्ष बनने पर उनको आदर और असाधारण प्रतिभा का प्रतीक माना गया, राष्ट्र का पिता मान लिया गया। जोमो केन्याता, सुकर्णो, बोर्गिवा, नासिर, नेहरू, एनक्रुमा, नरेरे, लंबूबा, शेख मुजीबुर रहमान, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी आदि अनेक के कार्यपालिका अध्यक्ष ऐसे अद्वितीय व्यक्तित्व के कारण लंबी अवधि तक राजनीतिक व्यवस्थाओं पर छाए रहे। इन विकासशील देशों में विधायिका का ह्रास हुआ है। जिस रूप में कार्यपालिका की शक्ति में वृद्धि हुई उसी रूप में विधायिका का ह्रास हुआ है। इन देशों में एक दलीय प्रणाली उभर करके सामने आई है और इन देशों में
प्रतियोगी दल प्रणाली आवश्यक सहिष्णुता के अभाव में अस्त व्यस्त होते होते एक दलीय पद्धति की परिस्थिति उत्पन्न कर देती है। एक दल की स्थापना उसका एकाधिकार कार्यपालिका की प्रवृत्ति में अंतर ला देता है। इसी तरह से इन देशों में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, इन देशों में विलासतापूर्ण खर्चे अधिक होते हैं और इन देशों में सैन्य सामग्री पर अत्यधिक खर्च किया जाता है। इस प्रकार से ये हमारा एक तरीके से तीसरी दुनिया के देशों की विशेषताओं के बारे में चर्चा की। धन्यवाद।